सीबीएसई का रिजल्ट निकल चुका है और हमारे सामने जो बच्ची बैठी है अंशिका मिश्रा। क्यों बेटा, यही नाम है? क्या नाम है? वंशिका। वंशिका मिश्रा। अगर नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वंशिका मिश्रा। इसने जेबीएस टॉप किया है। जेबीएस क्या, हम तो कहेंगे ऑल ओवर यूपी में टॉप इसको कहा है। 99% के बाद से आता क्या है? 99% इसने गेन किया है आर्ट साइड से। और बच्ची मेरे साथ में है। हमारा काम सिर्फ ये है कि बाकी बच्ची को मोटिवेशन मिल सके, उससे कुछ प्रेरणा मिल सके। आप इनकी दादी जी बैठी हैं, आप इनकी मम्मी बैठी हैं, पापा जी उधर कोने पे बैठे हैं। मैं बात करूंगा वंशिका मिश्रा जी से। बेटा, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद मेरे हमारे चैनल की तरफ से आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बड़ी खुशी हुई बेटा। 99%। और ये बच्ची हाई स्कूल में भी इसने टॉप किया था। हाई स्कूल में 98 पॉइंट इसका 5 था। बेटा, क्या उम्मीद थी आपको? रिज़ल्ट से ज़्यादा मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था। जी जी। और क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी फर्स्ट डे से ही 12th के। सबका घर पे बहुत सपोर्ट था और मैं शुरू से ही लगी हुई थी कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे मैं बहुत अच्छे से पढूं। तो मुझे ये उम्मीद थी कि मेरे जो परिश्रम रहा है उसका फल ज़रूर मिलेगा। बाकी मैंने ये नहीं सोचा था कि 99% ही आ जाएगा। थैंक यू बेटा। एक चीज़ बताओ बच्ची कि आपने हाई स्कूल तो कंपलसरी सब्जेक्ट थे, उसके बाद आर्ट की तरफ आप मूव हुई, मतलब आर्ट की तरफ आप मूव हुई। आर्ट में जाने का रीज़न क्या है? मेरी हमेशा से रुचि रही थी, पहले तो सोशल स्टडीज़ और इन सब सब्जेक्ट में। और इसके साथ साथ हमेशा से मेरे घर पे मेरे दादी बाबा का भी सपना था कि मैं सिविल सेवा में जाऊँ, मेरा भी सपना था। तो मुझे लगा कि अगर मैं आर्ट साइड ज्वाइन करूँगी तो आगे भी मुझे बहुत इससे सहायता मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आर्ट साइड ज्वाइन कर लिया। ये बता बेटा, सब्जेक्ट क्या है आर्ट साइड में आपका? मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश। आपने तो पूरा जीएस कवर कर लिया। इसका मतलब कोई मोटो होगा, ऊपर ही आपकी उड़ान है कुछ। जीएस कवर कर लिया। सब्जेक्ट आपके बता रहे हैं 70% जीएस कवर कर रहा है सब्जेक्ट आपका। इसके पीछे क्या मकसद, आगे क्या आपके जाने की एम क्या है आपका? मेरा आगे का मैंने यही सोचा है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करूं और ग्रेजुएशन के बाद मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करके सीधे यूपीएससी की परीक्षा में बैठना चाहती हूँ। ये बताइए कि आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, कुछ आपका सब्जेक्ट होगा, पहले से आपने माइंड मेकअप कर लिया होगा। अब कौन सा सब्जेक्ट, ये तो आप ही के लिए दिक्कत हो। 99% पाई हैं सब्जेक्ट को, सब आपके लिए परफेक्ट है। आपको सोचना है कि कॉम्पिटिटिव कौन सब्जेक्ट है। कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको आप बारे में पहले से आपने सोच रखा है? ऐसा स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट नहीं था। हालांकि पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी तरफ मेरा रुझान रहा है काफ़ी ज़्यादा। और अगर आगे चयन करने की बात होगी तो शायद मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ ही जाऊँ आगे। नहीं बेटा, पॉलिटिकल साइंस के साथ जाओगे, लेकिन मैटर बहुत कम है पॉलिटिकल साइंस में। थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा सब्जेक्ट आता है कि जिसमें आपको मैटर बहुत कम मिल पाता है। हालांकि मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी रुचि है, लेकिन थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा, हमको ऐसा लगता है। ठीक है बेटा, आप शुरू से इंग्लिश मीडियम रही हैं, आपकी और कोई इंटरेस्ट है आपका? मुझे हमेशा से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। और हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, मगर हिंदी की किताबें, उपन्यास हो गए, कविता हो गई और अच्छे जो कवि रहे हैं उनकी कविताएं वगैरह पढ़ने का भी मुझे खूब शौक़ है। और मैं पढ़ती हूँ किताबें, हिंदी इंग्लिश दोनों। नहीं, किसके उपन्यास आप ज़्यादा पढ़ते हो? प्रेमचंद के पढ़े हैं, कमलेश्वर के पढ़े हैं। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का एक की किताब है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है वो, और वो मुझे बहुत पसंद भी है। एक चीज़, दूसरी चीज़, सब्जेक्ट जो आपके हैं, आपको पढ़ते समय मतलब आप तो सब में आपने क्रैक किया है सारे सब्जेक्ट को बराबर से, लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा पेन किया होगा, आपको लग रहा होगा कि आपके लिए थोड़ा सा इसको बोझिल तो नहीं लगा कोई? बोझिल की बात नहीं है, पर जैसे जो ज्योग्राफी होती है, जो क्लास 12th की ज्योग्राफी आप अगर देखेंगे तो वो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी है। जिसमें हमें जो ये जनगणना होती है, सेंसस, उसके जो डेटा होते हैं उसे याद करना पड़ता है। जैसे हमारे देश में कितने लोग 70% लोग गांव में रहते हैं, कौन सा स्टेट है जिसमें ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, कितने लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं। तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो आंकड़े होते हैं उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको बार बार वही चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो वो थोड़ा मुझे हल्का लगा था, थोड़ा टफ है, बाकी सब अच्छे से चल।
तो उसको कैसे आपने कवर किया, उसको कैसे आपने मैटर इकट्ठा किया उसके लिए? उसका बस यही मैंने फंडा रखा था कि अगर कोई चीज़ टफ़ है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। तो शुरू से ही जब भी मैम, जैसे मैं पढ़ के जाती थी खुद से पहले वो चीज़, फिर वही चीज़ क्लास में पढ़ाई जाती थी और फिर घर आके मुझे फिर से वही चीज़ पढ़नी होती थी। तो ऐसे कर करके जब वो चैप्टर ख़त्म हो रहा होता था क्लास में, तब तक वो प्रिपेयर हो जाता था मेरा, मुझे लगभग याद रहता था। इसके साथ साथ ही मैं कहूँगी कि मैप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है यहाँ। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं ज्योग्राफी में, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया वगैरह, तो इनमें बहुत सारी जगहें होती हैं जिनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया था, मैं याद नहीं कर पाती हूँ ऐसे कि एक लिस्ट है इसको पूरा याद कर लो, मैं ये नहीं कर पाती। तो मैंने मैप्स बना लिए थे। मुझे इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप दोनों बनाना बेहतरीन तरीके से आता है। तो मैप मैं बनाती थी और उस पर प्लेसेस को मार्क करके, रूट्स को मार्क करके फिर याद करती थी। तो ये मुझे लगता है बहुत हेल्प की इसने। ठीक है बेटा, ऐसा है कि आप और कोई सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट और ठीक थे, नॉर्मल थे आपके लिए? अच्छा, ये बताइए कि आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसका बहुत चलन है इस समय, तो आपको कहाँ तक कोऑपरेट किया इसने? मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हमारी तो आप देखेंगे क्लास 12th में तो कोविड की वजह से काफ़ी महीने स्कूल बंद भी रहा था। अगस्त तक हम लोग स्कूल नहीं जा पाए थे, तो ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी। अब ऑनलाइन क्लासेस में एक पर्टिकुलर समय तक ही ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। फिर उसके बाद यदि आपको कुछ समझना हुआ, जानना हुआ, अगर आप कुछ ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जाहिर सी बात है यूट्यूब पे जाएंगे। तो मैं अक्सर मैप वर्क के लिए जो होता था वो यूट्यूब पे रेफ़र करती थी। और कोई ऐसे पॉइंट्स हो गए, जैसे पॉलिटिकल साइंस में पॉइंट्स हो गए जिनमें, जैसे अगर इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारी भारत के बाकी देशों के साथ रिलेशन, तो वो बुक में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक है जब तक बुक प्रकाशित हुई थी। उसके आगे का मुझे जानना है तो मैंने वो यूट्यूब चैनल से देख के, जो पढ़ाते हैं लोग, उनसे देख के वो नोट्स बनाए आगे और फिर उसके बाद पढ़ा। और बच्चे जो इंटरमीडिएट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैसेज कोई दे दो बेटा। उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप शुरू से प्रयास करिए। और ये है कि निरंतर प्रयास करते रहिए। ये नहीं कि आपने कभी किसी दिन एक दिन खूब पढ़ा और दूसरे दिन आप नहीं पढ़े। आप थोड़ा थोड़ा एक फिक्स टाइम बना लीजिए और उसी हिसाब से रोज़ पढ़िए और छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलिए कि हाँ, हम इतने दिन में ये चैप्टर करेंगे, इतने दिन में ये चैप्टर करेंगे, और उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करिए तो आप आराम से अच्छे अंक पा सकते हैं। एक सवाल मैं अपनी तरफ से करूँ, हालांकि इस सवाल में हमको शुरू से बहुत आड़ लगता है, लेकिन एक तैर रहा है समाज में। हर बच्चा ये जानना चाहता है कई घंटे पढ़ती थी। ये सवाल बहुत, अब क्या कहें, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहिए, आप जितने आपके बच्चे हैं, जितने लोग और पढ़ाई इंटर फाइनल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको ज़रा आप सेटिस्फाइड कर दीजिए। ऐसा कोई मेरा ये नहीं रहता था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ये हर बच्चे की, मैं सोचती हूँ, रुचि पे डिपेंड करता है। आपका कितने घंटे मन लगता है, आप उतने घंटे पढ़िए। मेरा है कि अगर मैं स्कूल से आने के बाद मैंने फ्रेश होके फिर मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ सकती हूँ, मेरे अंदर ये रुझान है, तो मैं स्कूल से आके 4-5 घंटे तो मेरा ये रहता था कि मैं पूरी अच्छे मन लगा के पढ़ाई कर लूँ। तो उतना हमें लगता है बहुत है किसी के लिए भी। ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद बेटा। निरंतर प्रगति के पथ पर आप अग्रसर होते जाएं। हिंदी तो बहुत अच्छी तरह आपको आती है, हिंदी को उपन्यास पढ़ी है आपने, कविता पढ़ी है, हिंदी को न छोड़ना, क्योंकि एक वैश्विक भाषा है। इंग्लिश ज़रूर है, इंग्लिश मीडियम की हैं, आपको मैटर कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। IAS बनने के लिए कहीं कहीं हिंदी भाषी के लोग यही फेल हो जाते हैं, हमको लगता है। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में बताइए। मुझे यही लगता है, मैं हिंदी की किताबें और उपन्यास, जैसा मैंने बताया, पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हमें उस चीज़ की पकड़ बनाने की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर हम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा 11th-12th में हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं था, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मेरी मातृभाषा रही है, हमने घर में यही सीखा है, घर में यही बोलते हैं, तो इस पर भी हमारी पकड़ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरा हिंदी की ओर रुझान रहा है, और मैं ये कहूँगी सबसे कि आप भी इसकी तरफ अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। ठीक बेटा, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामना आपको। आपकी मम्मी बैठी हैं, देखिए सीरियल से 3 पीढ़ी बैठी है यहाँ पे। आपकी दादी जी भी हैं, मम्मी बैठी हैं, आपके पिताजी कोने पे हैं, देखिए सीरियल से हैं, जैसा जिसका स्थान है वैसे वो बैठे हैं। आपकी दादी जी बैठी हैं। दादी जी बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपके बच्ची ने टॉप किया है? अच्छा लग रहा है।
इतना अच्छा लग रहा है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं तो आगे बढ़ें, पढ़ें। हम तो अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छे तरह से देते हैं। हर एक चीज़ से देते हैं, पढ़ाई में, खाने में, नहाने में, उठने में, बैठने में, हर एक चीज़ से शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को। जिस तरह से आप बोल रही हैं, पढ़ा लिखा नहीं बोल पाएगा हमको लगते हैं, आप अपने को अनपढ़ कर रही हैं। जो संस्कार आपने दिया है, जो बीज डाला है, आज बच्चे उसी मुकाम पे हैं। बहुत अच्छी तरह के संस्कार दिए हैं। हम अपने बच्चों को कहीं बाहर नहीं निकले देते, हर वक्त अपने बच्चों को यही देते हैं कि बच्चों घर में रहो, अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो, हमारा भी वो होए। हाँ। माँ का रोल बहुत बड़ा होता है किसी बच्ची के लिए, उसका मोटिवेशन। पिता तो होता है, कई वीडियो में पहले बता चुका हूँ, पिता तो खाली अर्थ के जुगाड़ में लगा रहता है, पैसा कहाँ से आए, घर कैसे चले। वो मतलब 24 आवर्स में वही जो सोने के लिए घर पे आता है या 1-2 घंटे और। तो माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। माँ से मैं जानना चाहूँगा आपको, माँ भी एक शिक्षिका है JBS में, आपने मैडम पेरेंटिंग कैसे की, और अगली माँ के लिए मैसेज दीजिए। हमारी बेटी को स्कूल में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला और उसके साथ साथ घर में भी सबका सपोर्ट रहा। और स्कूल में हम लोग का इस तरह का एनवायरनमेंट है हमारे JBS में, JBA में, कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। बच्चे को कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और टीचर्स भी उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे बच्चा स्कूल में रुक कर पढ़े या जो भी। तो हम लोग ने इनको हमेशा प्रोत्साहित किया, और स्कूल में भी हम सभी टीचर को लगता था कि हाँ ये काफ़ी अच्छा करेगी, और सभी बहुत खुश हैं। वंशिका के पापा जी यहाँ पर हैं हमारे साथ में, बहुत फिट नज़र आ रहे हैं, देखने से लग ही नहीं रहा था कि पापा, हमको तो भाई नज़र आ रहे थे पहले से देखने में। चलिए, और ये जिस तरह से फिट है वैसे परिवार को भी आपने फिट रखा है, अपडेट कर रखा है। बताइए, 99 के बाद कुछ बचता वस्ता नहीं है, वो खाली अपने को सेव करने के लिए जो काफ़ी जांचता होगा, अपने को सेव किया होगा उसने। तो आपने कैसे पेरेंटिंग की? हालांकि बहुत व्यस्त जीवन होते हुए भी इन्होंने बच्चों को बहुत टाइम दिया है। बड़ी बेटी आपकी दिल्ली में क्या कर रही सर? बीटेक कर रही है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल। हाँ, दिल्ली में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रही है, और काफ़ी अच्छी परिवार है। पापा जी से जानना चाहूँगा कि आज आप अभिभावकों के लिए, गार्जियन के लिए मैसेज आप दीजिए। देखिए, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से थे और हम एक निजी कंपनी में हैं। अभिभावकों के लिए मेरा मैसेज ये है कि बच्चों में चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हमेशा बराबर का दर्जा दें, किसी में कोई वो ना रखें, क्योंकि बेटियां आगे चल के बहुत आगे जाएंगी। और बेसिकली हमारे फादर जो थे, हम लोगों को, हमारे लिए उनकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि हम कोई बड़ा ऑफिसर बने सरकारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए। तो लेकिन हम ये सोचते हैं कि माँ बाप के कम से कम सपनों को हम अपने बच्चों में पास करें कि ये थोड़ा आगे चल के कुछ बने। और समाज में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं इग्नोर कर देते हैं, उसको सुधारने के लिए बच्चे ही हैं पीछे की जनरेशन जो उसको सुधार पाएंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि बच्चों को खूब समय दें, खूब पढ़ाएं लिखाएं, इनके इर्द गिर्द ज़रूर रहें, और इनको अपने सारे विचारों में इनका इन्वॉल्वमेंट लेते रहें, इनके सुझाव लेते रहें। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं इनका थोड़ा सा लैक है, उसको फिलअप करने की कोशिश करें। ढेर सारी शुभकामना। बहुत संस्कारिक परिवार, बड़ी खुशी हुई मिलके। कहाँ तक दादी जी को लोग, दादी जी खुद ही नहीं आती हैं, अपने को आउटडेटेड मान लेती, फिर भी आप अपडेट हैं। हमको लगता है कि नई जनरेशन से आप जो है ताल से ताल मिला के चल रहे हैं। बड़ी खुश हूँ, बहुत शुभकामना ढेर सारी आपको, आपके पूरे परिवार को। मोटिवेशन बेटा आपका होता रहे और लोगों को करती रहिए। धन्यवाद।